सहरिश जो कि अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को शीशे में देख रही थी। जब दरवाज़ा खटखटाती ज़ुबैदा बेगम उसके रूम में दाखिल हुई और उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देख मुस्कुराती हुई उसके पास आती, उसके कंधे पर हाथ रखती बोली, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बेटा? सहरिश जिसका ध्यान ड्रेसिंग टेबल की तरफ था, वो ज़ुबैदा बेगम की आवाज़ सुनती पीछे मुड़ते उन्हें देखती मुस्कुरा दी। जी अम्मा जी, तबीयत ठीक है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? उनकी बात सुनती ज़ुबैदा बेगम उसके चेहरे पर हाथ फेरती बोली, बेटा आज तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चलना था ना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अमार को कह दिया है कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहने आई हूँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अमार कुछ देर में आने ही वाला होगा। जहरीर जो कि खामोश खड़ी थी, ज़ुबैदा बेगम की बात सुनती हैरत से उन्हें देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो और अमार के साथ हॉस्पिटल, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये सोचती वो फौरन से ज़ुबैदा बेगम को देखती बोली, अम्मा जी मैं अमार के साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो ठीक, वरना मैं नहीं जा रही। ये कहती वो गुस्सा होती वहां पर बैठ गई। तो ज़ुबैदा बेगम उसे इस तरह करता देख उसका चेहरा ऊपर करती बोली, बेटा ऐसे नहीं करते, तुम्हें पता है ना चेकअप करवाना कितना लाजमी है, और डॉक्टर ने भी यही डेट दी थी, तो इसलिए आज तुम अमार के साथ चली जाओ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाती, इसलिए ज़िद मत करो बेटा। उनकी बात सुनती वो उन्हें देखती बोली, आप नहीं जा रही तो मैं अकेली चली जाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं अमार के साथ नहीं जाऊंगी। उसको इस तरह करता देख ज़ुबैदा बेगम उसे देखती सख्त लहजे में बोली, सहरिश तुम्हें मसला क्या है अमार के साथ? उसने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर उसने ऐसी वैसी कोई हरकत की है तो बताओ मुझे, मैं अभी के अभी उसे दूसरे घर में शिफ्ट करवा दूंगी। बताओ बेटा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? उनका ये कहना था कि सहरिश उनकी तरफ देखती जल्दी से बोली, नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, बस वैसे ही मैं कह रही थी कि मुझे उनके साथ नहीं जाना, बाकी वो क्या कहेंगे मुझे? ये कहती वो नज़रें नीची कर गई थी। ज़ुबैदा बेगम जो कि उसकी बात का मतलब समझ गई थीं, उसकी तरफ देखती प्यार से बोलीं, देखो बेटा कब तक इससे अकेली रहोगी? तुम किसी न किसी का तो तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है, इसलिए अब अकेलेपन की आदत छोड़ दो और दूसरे लोगों में अपनी खुशियाँ तलाश करो। ऐसे अफ़सरदा रहोगी तो कैसे चलेगा ये सब? अपना नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे का ही सोच लो। कब तक ऐसे रहोगी तुम? मैं तो कहती हूँ अपने शौहर से खुला ले लो। वो खुद तो अपनी ज़िंदगी में खुश है और तुम हो कि उसकी यादों के सहारे बैठी हुई हो। कल को तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तो तुम क्या जवाब दोगी उसे? क्या बताओगी उसे कि कौन है उसका बाप? ये दुनिया भी तुम्हें जीने नहीं देगी, इसलिए बेटा इस शख्स से जान छुड़वा कर तुम भी आगे बढ़ो। उनका यह कहना था कि सहरेश उनके हाथ पर हाथ रखती रोते बोली, नहीं अम्मा ऐसी बातें मत करें, मैं हमेशा इरहम के नाम पर बैठी रहूंगी, मैं कभी उनसे खुला नहीं लूंगी। अगर उनसे खुला ले ली तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन अपनाएगा मुझे एक बच्चे के साथ? हमार जो कि अभी ऑफिस से आया था तो अपनी माँ को सहरिश के रूम में देख वो उसके रूम की तरफ ही चला आया। सहरिश की बात सुनता उसे देखते ही बोला, आप ये फिक्र मत करें, आपको अपनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बस आप उस शख्स से जान तो छुड़वाएं। अमार मशकूक नज़रों से सहरिश को देखते ही बोला तो ज़ुबैदा बेगम जिनका ध्यान सहरिश की तरफ था, अमार की बात सुनती उसकी तरफ देखती बोली, तुम कब आए बेटा? अपनी माँ की बात सुनता वो सहरिश से नज़रें हटाता उन्हें देखते बोला, बस समी अभी आया हूँ जब आप इन्हें खुला का मशवरा दे रही थी। सहरिश का तो वहाँ बैठना ही मुहाल हो गया था। अमार को देखते ही उसको घबराहट होने लगी थी और अब वो जुबैदा बेगम के सामने अमार को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए नज़रें नीची किए खामोश बैठी रही। अमार तो उसको इस तरह खामोश देख हैरानी में मुब्तला हो गया था कि आज वो कैसे उसके सामने खामोश बैठी है, लेकिन फिर अपने सामने अपनी माँ को देखकर समझ गया था कि वो जुबैदा बेगम की वजह से चुप है, वरना वो तो अभी तक वो उसे धक्के देकर रूम से निकाल चुकी होती। जुबैदा बेगम अपने सामने खड़े अमार को देखती बोली, चलो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, सहरिश तैयार हो जाए तो तुम उसे अपने साथ ले जाना। ये कहती वो एक नज़र सहरिश को देखती, उसे तैयार होने के कहती अमार को अपने साथ लिए चली गईं। उनके जाने के बाद सहरिश गुस्सा करती और बिना चेंज किए अलमारी से अपनी ब्लैक कलर की चादर उठाती खुद को उसमें फुल ढांपती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो अमार जो कि उसका वेट कर रहा था उसे सीढ़ियाँ उतरता देख मुस्कुराता हुआ मोबाइल पर से नजरें हटाता उसे देखने लगा।
सहरिश का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अमार का गला दबा दे। उसे इस तरह अजीब नज़रों से देखता था कि सहरिश को उलझन होने लगती थी। अभी भी वो उसे मुस्कुराता देख उसे देखती ही बोली, अगर आपका मुस्कुराना हो गया हो तो चलें। उसकी बात सुनते ही अमार की हंसी को ब्रेक लगी थी। उसकी बात सुनता वो बाद में सिर हिलाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो गाड़ी में बैठता अपनी साइड का दूसरा दरवाज़ा खोलता सहरिश के बैठने का वेट कर रहा था। लेकिन वो अचानक पीछे का दरवाज़ा खोलती बैठने ही लगी थी जब अमार पीछे देख उसे देखती बोला, अब आगे आ जाएं, पीछे बैठने की क्या ज़रूरत है, इतनी गर्मी है, आगे आ जाएं, इसी की ठंडक तो होगी। उसकी बात सुनती सहरिश उसे घूरने लगी। क्या समझता है ये आदमी खुद को? इसके साथ पता नहीं कैसे मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ और ये कह रहा है कि मैं इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठूं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये कहती वो अपने मुंह के जाविये बिगाड़ती पीछे बैठ गई। तो अमार उसकी जिद को देखता सर हिलाता गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग करने लगा। सैरिश अभी चेकअप करवा कर डॉक्टर के रूम से निकली ही थी कि अचानक उसका सिर चकराने लगा। तो अमरा अमार ने आगे बढ़कर उसे फौरन से हाथ थाम लिया था। वो सहारा देता उसे बाहर की तरफ लेकर आ ही रहा था जब सामने से आते अबरीश और अरहम की नज़र जैसे ही सामने सैरिश पर पड़ी तो उसे किसी गैर मर्द के साथ देख अरहम का तो खून खोलने लगा था। वो हैरान सा सैरिश को देख रहा था। अमरीश गुस्से से शहरोश को देखती अपने साथ खड़े अरहम को देखती बोली, देखा तुमने, तुम इसे मासूम समझते थे और देखो तुमसे खुला लिए बगैर वो किसी और के साथ ताल्लुक में है। उसके पेट की तरफ देखती वो इशारा करती बोली, ये बच्चा भी उसी का होगा, वरना तुम्हें इसे छोड़े हुए तो काफी टाइम हो गया है। देखो किसी गैर मर्द के साथ इतना चिपकी हुई है, शर्म नहीं आती इसे? और तुम हो कैसे खामोश खड़े हुए, अब्बी के अब्बी फारिग करो। इसकी बात सुनता इरहम गुस्सा होता आगे बढ़ा और सहरिश के सामने आता उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता उसे देखने लगा। सहरे जो कि होश में नहीं थी, झुंझलाती हुई अपने चेहरे पर थप्पड़ पड़ते देख अपनी आधी आंखें खोलती, अपने सामने खड़ी अरहम को देखती, खुश होती उसे देखती, एक हाथ उसके चेहरे पर फेरती मुस्कुराती बोली, अरहम आप आ गए, आपको पता है मैंने आपका कितना वेट किया था। वो अपने पेट पर हाथ रखती उसे देखती हकलाती बोली, आपको पता है ये सफ़र मैंने कितनी मुश्किल से अकेले गुजारा है, इस सफ़र में तो शौहर को बीवी के साथ होना चाहिए और आप इस पल मेरे साथ नहीं थे। आप समझ ही नहीं सकते कि मैंने आपको कितना मिस किया था। उसकी बात सुनता ही हम गुस्से से दहाड़ा था, चुप करो, अपना ये सारा इल्ज़ाम मेरे साथ मत डालो, पता नहीं किसका बच्चा है और ये इससे तुम मेरा नाम दे रही हो। वो एक नज़र शहरिश के साथ खड़ी अमार को देखता तंज करती बोला तो शहरिश का तो जैसे सांस ही उखड़ने लगा था। वो उसे देखती खुद को डिफेंड करते बोली, अरहम प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारा ही बच्चा है, प्लीज़ आप आ गए हैं ना तो मुझे अपने साथ घर ले चलें। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस दिन घर छोड़कर, अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये कहती वो रम का हाथ पकड़ती उसे कहती बोली तो वो उसका हाथ झटकता गुस्सा करती बोला, अब पहले फिर भी मैं कुछ पछताता था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें इस तरह इसके साथ खुश देख मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा, बल्कि अब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने तुम जैसी औरत को छोड़ दिया था। ये कहता वो हकारत से अमार को देखने लगा जो कि अभी तक सहरिश के साथ चिपका खड़ा था। अबरीश अरहम का हाथ पकड़ती उसे देखती बोली, अरहम ऐसे देख क्या रहे हो, तलाक दो इसे। देख रहे हो कैसे किसी गैर मर्द के साथ रह रही है, तुम अब भी इसे अपनी बीवी बनाकर रखोगे, तुम्हारे नाम की भी तौहीन है कि तुम्हारा नाम इसके साथ लगा हुआ है, कल को तुम्हारा नाम भी खराब करेगी ये, इसलिए बेहतर नहीं है कि तुम अभी इससे फारिग कर दो। उसका ये कहना था कि सहरिश आगे बढ़ती अबरीश को एक थप्पड़ मारती उसे उंगली से वार्न करते बोली, खबरदार अगर तुमने एक और लफ्ज़ भी कहा मेरे बारे में तो तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी, मेरा शोहर मेरा घर सब कुछ छीन लिया तुमने, और हमारे बच्चे के नाम ऐसा कह रही हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसको इस तरह करता देख हम उससे देखता गुस्से से धाड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और क्या हमारा बच्चा लगा रखा है तुमने, ये जिसका बच्चा है ना उससे कहो, वही तुम्हारी केयर करेगा। ये कहता उसे देखते ही बोला, मैं अभी के अभी पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने एक बार ये लफ्ज़ दोहराया ही था कि उससे ये कहता देख सहरिश उसके मुंह पर हाथ रख सी थी उसे रोकते बोली, प्लीज़ सर हम आगे कुछ मत कहिएगा, मर जाऊंगी मैं आपके बगैर, क्यों कह रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ मुझे तलाक मत दें। ये कहती वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन अरहम उसे 3 तलाक़ें देता फ़ारिग कर चुका था। अब रिश अपनी जीत का जश्न मनाती अरहम को खींचती अपने साथ ले गई थी। लेकिन सहरे जो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी फ़ौरन से बेहोश होती लड़खड़ा सी गई थी। अम्हार आगे बढ़ता उसे अपनी बाहों में भरता उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो होश-हवास से बेगाना किसी चीज़ की खबर ही नहीं थी उसे। डॉक्टर को बुलाता अमार उसे आईसीयू में शिफ्ट करवाता गैलरी में चक्कर लगाने लगा। डॉक्टर बाहर आया तो उसकी तरफ लिपका उससे पूछते बोला, डॉक्टर साहब कैसी है सैरिश? वो ठीक तो हो जाएगी ना?
उसके कंधे पर हाथ रखता डॉक्टर उसे तसल्ली देते बोला, कुछ नहीं होगा, बस उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप उनके हस्बैंड हैं? डॉक्टर की बात सुनता अमार कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। डॉक्टर उसे इस तरह खामोश देख उसे फिर से झंझोड़ते बोला, क्या लगती हैं आपकी पेशेंट? हस्बैंड है आप उनके? तो इस फाइल पर साइन कर दें ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। हमार जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो जल्दी से डॉक्टर से फाइल लेता, उस पर साइन करता, डॉक्टर को देखते बोला, प्लीज़ डॉक्टर, सहरिश को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनता डॉक्टर उसे तसल्ली देता ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया था। पता नहीं कितनी घंटे गुजर गए थे। अमार इस तरह हलकान गैलरी में चक्कर काट काट कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। बार बार उसके सामने सहरिश का वो रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर अरहम का गला दबा दे, जिसने सहरिश को इतनी तकलीफ दी। वो परेशान सा सहरिश की सेहत याबी के लिए दुआ कर रहा था। वो एक पल को टूट सा गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ दिनों के लिए आया है और वो सहरिश की आदतों से इतना इंस्पायर हो गया था। लेकिन उसका शौहर जो इतने सालों से उसके साथ रह रहा था, जो सहरिश पर कीचड़ उछाल उसे खुद से दूर कर चुका था। सहरिश अपनी छोटे से नन्हे वजूद को अपने साथ वहीं हॉस्पिटल के बेड पर सुलाए बस अफसरदा सी छत को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे। उसे तो अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा तलाक का गम सताए जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले। हम आज जिसने फ़ोन कॉल करके जुबैदा बेगम को बताया तो वो फ़ौरन से ही चली आई थी। अभी वो रूम में दाखिल हुई तो सहरिश को देखती उसके पास आती मुस्कुराती हुई उसके पास लेटे उस नन्हे से वजूद को प्यार करती उसे मुबारकबाद देती बोली, मुबारक हो बेटा, अल्लाह पाक ने तुम्हें चांद से बेटी से नवाजा है। सहरिश जो कि रोने में मशगूल थी, जुबैदा बेगम की बात सुनती एक नज़र उन्हें देखती ज़ोर से रोने लगी। जुबैदा की बेगम उसे इस तरह रोता देख उसकी साइड आती, उसके साथ बैठती, उसका हाथ थामती, उसे चुप कराने लगी। लेकिन सहरिश चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फ़ौरन से ऊपर उठती, जुबैदा बेगम के गले लगती, सिर्फ रोई जा रही थी। वो उसे चुप कराती, नीचे लिटाती, उसके आंसू साफ करती, उसे देखती बोली, बेटा, इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम इतना रो रही हो। कुछ तो ख्याल करो अपना। वो रोते हुए जुबैदा बेगम को देखते बोली, कैसे चुप करूं मैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी, आज वो भी खत्म हो गई। छोड़ दिया उसने मुझे। ये कहती वो हिचकियां लेती रोने लगी थी। उसकी बात सुनती जुबैदा बेगम उससे तसल्ली देती बोली, कुछ नहीं होता बेटा, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। तुम्हें उससे अच्छा हमसफ़र मिलेगा। बस तुम अपने बेटे के लिए जियो। ये कहती वो उसे चुप करा रही थी। कुछ दिन हॉस्पिटल रहने के बाद सहरिश को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जुबैदा बेगम उसके लिए नीचे रूम सेट करवाती, उसे रूम में लिटाती और साथ ही बच्चे को उसके हाथ में देती, प्यार से बोली, ये लो, अब अपने बच्चे को संभालो तुम। मुझसे नहीं संभाला जाता। इतना रोता है, मजाल है जो चुप करे। इसे पता है कि इसकी नानी बूढ़ी है, फिर भी ये मुझे इतना तंग करता है। जुबैदा बेगम मुस्कुराती हुई वो भी बोली तो उनकी बात सुनती सहरिश भी ना चाहते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। सहरिश की इद्दत चल रही थी, इसलिए अमार उसके सामने नहीं आता था। ऐसा ऐसा उसका बेटा भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा था। जुबैदा बेगम जो कि सहरिश के साथ बैठी बच्ची की मालिश कर रही थी, सहरिश उसे इस तरह रोता देख जुबैदा बेगम को रोकते बोली, अम्मा बस करें, देखें तो कितना रो रहा है वो। उसके चीखने की आवाज़ें सहरिश के दिल पर लग रही थीं। ऐसे लगता जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी जान अब उसके बेटे में बसती थी। वो थोड़ा सा भी रोता तो सहरिश को सुकून नहीं आता था। अब भी वो उसे रोता देख तड़प रही थी। उसकी बात सुनती जुबैदा बेगम मुस्कुरा दी, कुछ नहीं होता बेटा, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। अगर इसकी मालिश नहीं की तो ये नमूना ही बनेगा। ये कहती वो उसका नाक बनाते बोली तो सहरिश उनका हाथ पीछे करती फौरन से अपने नन्हे से वजूद को अपने सीने से लगा गई। बस अम्मा, अब मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। बहुत रुलाती हैं आप मेरे बेटे को। उसकी बात सुनती जुबैदा बेगम मुस्कुराती हुई उसके सर पर हाथ फेरती बोली,
अच्छा पापा, आज के बाद नहीं किया करूँगी। तुम और तुम्हारा बेटा मज़े से रहो, ये कहती वो वहाँ से जा चुकी थीं। ज़ुबैदा बेगम अज़ान को गोद में लिए लाउंज में सोफ़े पर बैठी हुई थीं। 4 महीने का हो गया था, अब तो किलकारियाँ भी मारने लगा था। ज़ुबैदा बेगम कोई बात करती तो उनके चेहरे को देखकर अपने हाथ-पाँव मारता खुश हो रहा था। वो उसमें इतना मशगूल थीं कि उन्हें अमार के आने का भी पता नहीं चला। अमार, जो कि अभी ऑफ़िस से आया था, अपनी माँ को उस नन्हे से वजूद के साथ इतना मसरूफ़ देख, चलता हुआ आया और उनके पास बैठता अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ सोफ़े पर रखता, अपनी शर्ट के आस्तीन फ़ोल्ड करता, अपनी माँ के हाथ से अज़ान को लेता, उसके चेहरे को प्यार करने लगा। अज़ान उसकी गाल पर अपनी दाढ़ी को टच करता, तो वो इरिटेट होकर अपना मुँह ख़राब करता दूसरी तरफ फेर लेता था। अमार की भी उसे चिढ़ाने की अब आदत बन चुकी थी। कुछ देर वैसे ही उसको चिढ़ाता रहा। पहले तो अज़ान बस सिर्फ़ रोने का मूड ही बनाता रहा, लेकिन जब अमार ने उसे नहीं छोड़ा तो वो रोता हुआ उससे खुद की जान छुड़वाने लगा। उसके रोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सहरिश, जो कि अपने रूम में थी, उसके रोने की आवाज़ सुनती दौड़ती हुई बाहर आई, तो अमार के हाथ में अज़ान को देखती वो उसके हाथ से फ़ौरन से लेती, उसे अपने सीने से लगाती, उसकी पीठ थपाती, उसे चुप कराने लगी। अमार तो सहरिश को इस तरह अज़ान को सीने से लगाए देख वो शर्मिंदा सा हो गया था कि वो क्या समझेगी कि वो हमेशा उसके बेटे को रुलाता है। वो उसको एक नज़र देखती, कुछ कहे बगैर अज़ान को लिए अपने रूम में चल दी। उसके जाने के बाद ज़ुबैदा बेगम अमार को देखती बोली, बेटा, क्या तुम बच्चे को चिढ़ाते हो? ऐसे तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और देखो कितना रो रहा था। और उसके रोने से सहरिश डिस्टर्ब होती है। देखा कैसे दौड़ी चली आई। आज के बाद ऐसा मत करना। अकेली है ना, तो उसके लिए बच्चे को सँभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटा थोड़ा ख़्याल क रखा करो। अमार, जिसकी नज़रें सहरिश के रूम के दरवाज़े की तरफ थीं, जो वो बंद कर चुकी थी, अपनी माँ की बात सुनता वो उन्हें देखते ही बोला, तो किसने कहा उन्हें अकेली रहें? निकाह कर लें किसी से। उसका ये कहना था कि ज़ुबैदा बेगम हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब? कौन है जो सहरिश से निकाह करेगा? अपनी माँ की बात सुनता वो उनके हाथों पर हाथ रखता उन्हें देखते हुए बोला, अम्मी, आप सहरिश को राज़ी करें कि वो मुझसे निकाह कर ले। ज़ुबैदा बेगम अपने बेटे की बात सुनती हैरत से उसे देखने लगी। अपनी माँ को इस तरह हैरान होता देख वो उन्हें समझाते बोला, अम्मी, क्या कमी है उसमें? बस शादीशुदा है तो इसमें क्या हो गया? प्लीज़ आप उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। मैं उसका और उसके बेटे का सहारा बनना चाहता हूँ। जो खुशी अरहम उसे नहीं दे सका, वो खुशी मैं उसे दूँ। प्लीज़ आप मान जाएँ। उसकी बात सुनती ज़ुबैदा बेगम उसे बताते बोलीं, बेटा, मुझे क्या एतराज़ है? अगर सहरिश हाँ कर देती है तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। उस जैसी बहू मुझे कहाँ मिलेगी? मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी मेरी बहू बने। अमार, जो ये समझ रहा था कि ज़ुबैदा बेगम इनकार कर देगी, लेकिन वो उनके राज़ी होने पर खुशी से उनके गले लगता, उन्हें सहरिश को राज़ी करने का कहता, अब सहरिश के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। सहरिश, जो कि अज़ान को फ़ीड करवाती सुलाने ही लगी थी, ज़ुबैदा बेगम उसके रूम में आईं और उसे देखती बोलीं, अज़ान सो गया? वो जो अज़ान के ऊपर झुकी हुई थी, ज़ुबैदा बेगम की बात सुनती उन्हें देखती मुस्कुरा दी। जी, जी, अभी सोया है। ये कहती वो फिर से अज़ान में लग गई थी। ज़ुबैदा बेगम चलती हुई आईं और उसके पास बैठती बोलीं, बेटा, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन सकती हो तुम? सहरिश अज़ान को सुलाती उनकी तरफ मुड़ गई थी। जी, जी, आप बताएँ, क्या बात है? ज़ुबैदा बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उससे बात करें। सहरिश उन्हें इस तरह घबराता देख उनके हाथ पर हाथ रखती उनसे पूछते बोली, क्या हुआ अम्मा? ऐसी क्या बात है? आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। उसका ये कहना था कि ज़ुबैदा बेगम उसे देखती दुख भरे लहजे में उससे बोली, सहरिश बेटा, जो मैं कहने जा रही हूँ प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनना और मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। उनकी बात सुनती सहरिश उन्हें देखती बोली, अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों बुरा मानूंगी आप बताएं क्या बात है? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अमार से निकाह कर लो। इस तरह वो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का सहारा बन जाएगा और तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी।
मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूँ। उनकी बात सुनती सहरिश उनका हाथ छुड़वाती उन्हें देखती बोली, अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सोच भी कैसे लिया आपने कि मैं और अमार से निकाह? क्या सोचेगा वो कि मैं एक बच्चे की माँ होकर उससे शादी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप क्यों मेरे लिए अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? प्लीज़ ये सब आप अपने दिल से निकाल दें। अगर अमार को पता चला तो वो क्या सोचेगा? ये कहती वो चुप हो गई थी। उसकी बात सुनती ज़ुबैदा बेगम उससे तसल्ली देते बोली, मैंने अमार के कहने पर ही तुमसे बात की है। प्लीज़ बेटा, वो भी इसके लिए राज़ी है। तुम्हारी देर है। तुम हाँ कर दो ताकि मैं आगे की तैयारी शुरू कर सकूं। उनकी बात सुनती सहरिश इनकार कर गई थी। जुबैदा बेगम को भी बहुत दुख लगा था। उसके इनकार करते ही वो उसके रूम से आ गई थी। उनके जाने के बाद सहरिश अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे। जुबैदा बेगम का लहजा थोड़ा बदल गया था। वो जो उसके साथ हंस हंस कर बातें करती थी या वो सिर्फ काम की बात ही उससे करती थी। अज़ान को ले जाती लेकिन सहरिश के साथ उनका लहजा थोड़ा रूड हो गया था, जो कि सहरिश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो ज़ुबैदा बेगम की खुशी के लिए निकाह के लिए राज़ी हो गई थी। अमार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जब से उसे पता चला था कि सहरिश ने निकाह के लिए हाँ कर दी है तो उसके पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अब तो वो सारा दिन अज़ान को लिए घूमता था। अब उसे पक्का यकीन जो हो गया था कि वही उसका बाप है। आज उन दोनों का निकाह था। निकाह के बाद सहरिश को अमार के रूम में बिठा दिया गया था। वो जो ये समझ रही थी कि खाली कमरा उसके इस्तकबाल में होगा, लेकिन वो नज़र उठाकर पूरे कमरे पर दौड़ाती हैरान हो गई थी। निकाह सादगी से हुआ था, लेकिन कमरा शादी की तरह सजाया गया था। पूरे कमरे में फूल बिखरे पड़े थे। बस फ़र्क इतना था कि शादी की रात फूलों की खुशबू के साथ दुल्हन की मेहंदी की खुशबू भी शामिल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। सहरिश ने वो कामदार जोड़ा भी जुबैदा बेगम के कहने पर बड़ी मुश्किल से पहना था, और साथ ही हल्की सी ज्वेलरी जो उससे ज़बरदस्ती पहनाई गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब उतार कर फेंक दे, क्योंकि इन सब में उसे घुटन हो रही थी। अज़ान जुबैदा बेगम के पास था, लेकिन रह रहे कर सहरिश को उसकी फ़िक्र सताई जा रही थी। अभी वो बैठी यही सोच रही थी जब दरवाज़ा खुला और अमार अंदर आया। वो रूम को कुंडी लगाता, आगे बढ़ता, सहरिश के सामने बैठता, उसे देखता, माशाल्लाह कहने लगा। सहरिश ने तो खौफ से आंखें ही बंद कर ली थीं। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अमार उससे इस तरह घबराता देख उसके हाथों को अपने हाथ में लेता प्यार से उसकी तरफ देखते ही बोला, ऐसे घबरा क्यों रही हैं आप? कोई टेंशन है क्या? सहरिश जिससे कोई और बात नहीं बन पाई तो फ़ौरन से अमार को देखती बोली, प्लीज़ अज़ान को ला दें, वो मेरे बगैर रो रहा होगा। उसकी बात सुनता अमार उलझे हुए तासुरात लिए हैरत से उसे देखने लगा। वो क्या-क्या सपने सजा के आया था, लेकिन सहरिश की बात सुनता वो सदमे में चला गया था। आ जाएगा अज़ान भी, थोड़ा वक़्त मेरे साथ तो गुज़ार लें। ये कहता वो अपनी साइड की जेब से एक डिब्बिया निकालता और खोलकर उसमें से गोल्ड की चेन निकालता, सहरिश के गले में पहनाने ही लगा था। जब वो उसका हाथ पीछे करती उसे रोक गई। प्लीज़ मैं ये बाद में पहन लूँगी, अभी आप अज़ान को ला दें, उसे भूख लग रही होगी। अमार उसको इस तरह रोकता देख चही चेन वहीं पर फेंकता अज़ान को लेने चला गया। उसके जाने के बाद सहरिश पुज़ल हो रही थी कि उसने क्या कर दिया अमार के साथ। अगर वो गुस्सा कर गया तो? उसने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया था। वो और करती भी क्या? नॉर्मल दुल्हन तो नहीं थी। वो एक बच्चे की माँ थी, तो कैसे वो अमार के साथ नॉर्मल बीवी की तरह बिहेव करती? उसे तो सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र सताई जा रही थी। थोड़ी देर बाद अमार अज़ान को रूम में लाता, जो कि खुश हो रहा था। उसके हँसने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो एक नज़र सहरिश को देखता, अज़ान को उसे पकड़ाता, खुद चेंज करने के लिए वॉशरूम में बंद हो गया। सहरिश अज़ान को पकड़ती हुई उसे सीने से लगाए चूम रही थी। मेरा बेटा कहाँ था? मम्मा की याद नहीं आ रही थी? ऐसे ही आप हर किसी के साथ खुश हो जाते हो। आपको नहीं पता था कि आपकी मम्मा आपको कितना मिस कर रही थी? ये कहती वो उसे प्यार करने लगी, तो उसे इस तरह करता देख वो खुशी से हाथ पाँव मारने लगा। ऐसे ही कितनी देर गुजर गई थी। जब वो हाथ पाँव मार मार के थक गया तो अपनी आंखें मलता रोना शुरू हो गया। सहरिश समझ चुकी थी कि अब वो सोएगा, इसलिए वो फीड करवाती उसे सुलाने ही लगी थी।
जब अमार वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता बाहर आया तो सहरिश को अजान को सुलाता देख वो एक नज़र उस पर डालता आकर बेड की दूसरी साइड खामोशी से लेट गया। सहरिश जो कि अमार का फूला हुआ मुंह देख चुकी थी कि वो उससे नाराज़ है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से अमार से कोई बात कहती। इसलिए वो अजान को सुलाती खुद बेड से नीचे उतरती अपना फ्रॉक संभालती चेंज करने वॉशरूम चलती। उसके जाने के बाद अमार ने जैसे ही लाइट ऑफ की और वो सोता बन गया। थोड़ी ही देर बाद अजान की चीखने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। सैरिश तो वॉशरूम में थी। अमार अजान को रोता देख इधर उधर नजरें दौड़ाता सैरिश को देखने लगा, जो कि अभी तक वॉशरूम में थी। वो जल्दी से साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाता, लाइट ऑन करता अपने साथ लेटे अजान को देखने लगा, जो कि गला फाड़े रो रहा था। उसे इस तरह रोता देख वो उसे अपनी बाजुओं में भरता चुप कराने लगा। शायद वो अंधेरे की वजह से डर गया था। उसके सिसकने की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी, गूंज की तरह फैल गई थी। पूरा रूम उसकी सिसकारियों से भर गया था। वो उसे चुप करवाता, उसे अपने कंधे पर लिटाए उसकी कमर थपक रहा था। सरिश वॉशरूम से बाहर आई तो अजान को इस तरह अमार के साथ चिपका देख वो एक नज़र उसे देखती अमार से पूछते बोली, क्या हुआ, उठ गया था क्या ये? अभी तो सुला कर गई हूँ मैं इससे। ये कहती वो अमार के हाथ से अजान को लेने ही लगी थी जब वो हाथ के इशारे से उसे रोक गया। नींद आने लगी है इसे, फुल नींद आ जाए फिर मैं आपको वापस दे दूंगा। ये कहता वो अजान को सुलाने लगा। सहरिश की उसकी बात सुनती खामोश हो गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था अमार को इस तरह अजान की फिक्र करता देख। वो खुद दूसरी साइड लेट गई। कितनी देर पता नहीं अमार उससे लिए बैठा रहा। जब वो गहरी नींद सो गया तो वो अजान को नीचे सुलाता खुद भी उसके साथ लेट गया। सहरिश बस ये सब देखती रह गई। अमार बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में लिए काम कर रहा था और साथ ही उसके अजान लेटा हुआ था। सहरिश जो कि अभी अमार को चाय पकड़ाती जाने ही लगी थी कि वो फौरन से अजान के रोने की आवाज़ सुनती उसकी तरफ पलटती उसे गोद में लिए चुप कराने लगी। वो उसके मुंह में फीडर देती लेकिन वो अपने हाथ से फीडर परे कर देता। पूरे कमरे में उसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो तो आगे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सहरिश को अजीब लग रहा था कि वो कैसे अमार के सामने उसे अपना दूध पिलाए। अमार जो कि काम कर रहा था अजान को इस तरह रोता देख एक नज़र सहरिश को देखता बोला, क्या हुआ, किस लिए रो रहा है, भूख लगी है क्या उसे, मिल्क दें? उसकी बात सुनती सहरिश उसे देखती बोली, नहीं ले रहा, क्या करूँ मैं, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मैंने इसे फीड करवाना है। उसकी बात सुनते अमार हैरत से उसे देखने लगा। पागल हो तुम, देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ और इस वक्त मैं रूम से बाहर जाऊँ? रात के इस टाइम अगर अम्मी ने मुझे बाहर देख लिया तो क्या सोचेंगी वो? चुप करके इसे क्राइम फीड, शौहर हूँ आपका, कोई गैर नहीं जो इतना शर्मा रही है मुझसे। ये अलग बात है कि आप मुझे अपने नज़दीक नहीं आने दे रही, लेकिन ये सब तो मेरा हक है ना कि मैं आपको देख सकूं। लेकिन आप मुझे इस हक से महरूम रखे हुई हैं और अब आप कहती हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। बेशक मुंह में दूसरी तरफ कर लेता हूँ, आप बिला खौफ इसे अपना दूध दें। ये कहता वो दूसरी साइड मुंह करता सैरिश को पीट कर गया था। अजान जो कि रो रहा था, सैरिश उसको इस तरह रोता देख अपना कमीज ऊपर करती उसे फीड कराने लगी। कुछ ही देर में वो सुकून की नींद सो गया था। वो अजान को साइड पर सुलाती खुद भी उसके साथ लेट गई। हमारी एक नज़र उसे देखता सिर्फ आह भरता तकिया उठाता जाकर सोफे पर लेट गया। रात को लेट नाइट अजान की रोने की वजह से सरिश की आंख खुली तो बेड की दूसरी साइड खाली देखती वो सोच ही रही थी कि हमारा रात की इसका टाइम कहाँ गया होगा। लेकिन उसकी नज़र जैसे ही सोफे पर सोए अमार पर पड़ी तो वो शौक की कैफियत में उसे देखती ही सोचने लगी कि रोज़ाना तो अमार बेड पर सोता था, लेकिन आज कैसे सोफे पर सो गया। ये बात करती वो अपने बिहेव याद करने लगी जो कि उसने अमार के साथ किया था। मैं भी ना, क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ उन्हें कहने की। बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हूँ मैं उनके साथ। क्यों मैं अरहम के किए की सज़ा अमार को दे रही हूँ। अमार और अरहम अरहम की नेचर में कितना फ़र्क है, कितना ख्याल रखते हैं ये मेरा, और अजान को भी बाप का प्यार देते हैं, लेकिन मैं क्यों ये सब कबूल नहीं कर पा रही। या अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे ये सब भूलने की तौफीक दे ताकि मैं अमार के साथ आगे बढ़ सकूँ। ये कहती वो अजान को वहीं पर सुलाती सोफ़े की तरफ बढ़ गई और वहीं सोफ़े के साथ नीचे बैठती वो अजान को देखने लगी। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल वो अपने हाथों से साइड पर करती प्यार से उसे देख रही थी, जो कि सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। अजान अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करता फ़ौरन से आंखें खोलता सहरिश को देखने लगा। वो उसे इस तरह नीचे बैठा देख जल्दी से उसके कंधों पर हाथ रखता उसे सोफे पर बिठाता उससे पूछता बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसके चेहरे पर हाथ लगाता उसकी तबीयत चेक करने लगा तो उसकी बात सुनती वो उसे देखती सिर हिला गई। जी जी मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या होना है? उसकी बात सुनता वो सांस खींचता उसे देखती बोला, तो पहले बताती, डरा दिया तुमने मुझे। जिस तरह तुम बैठी थी मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है
और इस टाइम तुम यहाँ क्यों बैठी थी? वो अपनी बालों में हाथ फेरता उसे देखते ही बोला। फिर उसकी बात सुनती सहरिश उसका हाथ पकड़ती बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत दिल दिखाती हूँ ना आपका, मैं आपकी लायक नहीं हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने आपकी ज़रा कदर नहीं की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ये कहती वो रोने लगी थी। अमार उसे इस तरह रोता देख उसके आंसू अपने हाथों से साफ करता उसे अपने गले से लगा गया। पागल हो तुम? क्यों इस तरह रो रही हो? मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। अच्छा किया तुमने जो तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। तुम्हें भी तो संभलने के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए था। मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्री हो रहा हूँ था। अमार की बात सुनती वो उससे दूर होती उसके मुँह पर हाथ रख गई। प्लीज़ अब कुछ मत कहिएगा। मुझे पता है कि आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। लेकिन प्लीज़ अभी के लिए चलें बेड पर। ये कहती वो उसका हाथ पकड़ती उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बेड पर ले आई थी। वह तकिया सेट करता लेटने ही लगा था जब सहरिश को अज़ान की दूसरी साइड लेटता देख बोला, ये तो नाइंसाफ़ी है। अब तुम मेरे साथ सो, मुझे उठा कर आई हो अब। खुद दूसरी साइड लेट रही हो, मुझसे इतना दूर। उसकी बात सुनते ही सहरिश का दिल धड़कने लगा था। वो शर्माती हुई नज़रें झुका गई थी। उसे इस तरह शर्माता देख हमारा अज़ान को दूसरी साइड करता खुद उससे अपनी बाजू पर सुलाता उसके माथे पर प्यार करता उसे अपने होने का एहसास दिला गया था। सहरिश और अमार के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता से अजनबीपन की दीवार गिरती जा रही थी। अब सहरिश भी अमार के साथ थोड़ा फ्री होने लगी थी। अमार तो ऑफिस से आते साथ ही अजान के साथ लग जाता था। सहरिश को उसकी टेंशन ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी काम निपटाती बाद में कमरे का रुख करती थी। अभी भी वो किचन से फ्री होती अमार और अपने लिए चाय लाती साइड टेबल पर रखती अमार को देखने लगी जो कि अजान को कंधे पर लिटाए पूरे रूम में टहल रहा था। अजान उसका इतना आदी हो गया था कि वो नींद भी उसके हाथों पर करता था। वो बेड पर बैठती एक नज़र अमार को देखती मुस्कुराते बोली, अमार बस कर दें, थक जाएंगे आप। ऑफिस से थकी हारे आते हैं और फौरन आके से लेकर चक्कर काटना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ अब इससे लटा दें, आदतें इसकी ख़राब ना करें, आगे जाके मुश्किल होगी। ये कहती वो चुप हो गई थी। अमार अजान को सोता देख उसे आराम से बेड की दूसरी साइड लिटाता आकर सहरिश के साथ बैठ गया। सहरिश उसे बैठता देख चाय उसकी तरफ बढ़ाती खुद भी अपना कम कप थाम चुकी थी। बताओ अब क्या कह रही थी तुम कि मैं इसकी आदतें बिगाड़ रहा हूँ? भई बेटा है ये मेरा, मैं नहीं इसकी ख्वाहिशें पूरी करूँगा तो और कौन इसका ख्याल रखेगा? और खबरदार जो आज के बाद तुमने हमारे बाप बेटे के दरमियान टांग अड़ाई तो। ये कहता वो चाय पीने लगा। सहरिश अमार को देखती दंग रह गई थी कि वो किस तरह किसी और के बच्चे को अपने बेटे का नाम दे रहा था और इसकी इतनी फिक्र करता था कि कभी तो सहरिश को लगता ही नहीं था कि वो अमार का बेटा नहीं है। वो अब अपनी किस्मत पर रुश करती थी कि अमार जैसा शौहर उसे मिला है। रात के टाइम अमार अभी सहरिश के लबों पर झुकना उसे प्यार करने ही लगा था कि सहरिश का सांस फूलने का लगा। उसकी गर्दन पर हाथ फिरता उसके एक हाथ उसके गले पर लगाता उसे रिलैक्स करने लगा। यार अभी तो सिर्फ मैंने किस की और तुम्हारा ये हाल है, पता नहीं आगे तुम क्या करोगी। शाबाश आज के दिन तुम मेरा साथ दो ताकि मुझे भी रोमांस में मजा आए। ये कहता मुझे खुद से सैराब करने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अजान की रोने की आवाज़ सुनता अमार अपना माथा पीटता रह गया। सर इसकी तो हंसी निकल गई थी। अमार उसे इस तरह हंसता देख उस पर गुस्सा करता बोला, खुश हो तुम? ये तुम्हारा बेटा हमारा दुश्मन है। मजाल है जो कभी हमें खुश करने दे। कहीं तुम इसे सिखाती तो नहीं हो? जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो ये फ़ौरन से रोना स्टार्ट हो जाता है। उसकी बात सुनती सहरिश अपने ऊपर लेटे अमार के गाल पर हाथ फेरती उसे देखती बोली, ये बातें बाद में कीजिएगा, अब साइड पर हूँ, मुझे अजान को फीड करवाने दे। उसकी बात सुनता अमार तकिया सेट करता अपना सिर वहाँ पर रखता सहरिश की छाती को चिमटे अजान को देखते ही बोला, पता नहीं कब ये तुम्हारी जान छोड़ेगा, हमेशा तो ये चिपका रहता है तुम्हारे साथ, मुझे कब इससे फैज़याब होने का मौका दोगी। उसकी बात सुनती सहरिश उसे देखती अपने मुंह के जाविये बिगाड़ती बोली, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? क्या यार इसमें शर्म की क्या बात है? ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ पर मेरा भी हक है, लेकिन ये टिड्डा भी मेरी बारी आने ही नहीं देता। ये कहता वो सहरिश का बाजू सीधा करता उस पर अपना सर रख गया। अरे उनका तो सुकून बर्बाद हो के रह गया था। अब उसका भी दिल करता था कि उसके घर भी कोई छोटा सा बच्चा हो। अभी वो लेटा हुआ था जब वो अबरीश को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देख जो कि ज्वेलरी उतार रही थी वो उससे देखता अफसरदा लहजे में बोला, अबरीश तुम्हारा दिल नहीं करता कि हमारा छोटा सा बच्चा हो जिससे हमारा दिल बहला रहे। उसकी बात सुनती अबरीश छत्ते से उकड़ गई। मुझे इसे बेहुदा शौक नहीं पालने, अगर तुम्हें इतना ही शौक है बच्चा पैदा करने का तो कहीं से अडॉप्ट कर दो, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा। उसकी बात सुनता इरहम दहल कर रह गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी औरत है जो बच्चा तक पैदा नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनता चुप कर गया था और वो कर ही क्या सकता था। आज संडे था, हस्बे मामूल इरहम आज घर पर था। वो नाश्ता करता वहीं लाउंज में सोफे पर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था जब वो उसे देखती दुखी लहजे में बोली, बेटा मेरी आंखें तरस रही हैं तुम्हारी औलाद देखने के लिए।
लेकिन अब्रिश उसे तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। उसके सामने बच्चों का नाम लो तो ऐसे काट खाने को दौड़ती है जैसे मैंने कुछ बुरा कहा हो। क्या बनेगा इस लड़की का? मुझे तो सोच-सोच के हैरत होती है। अपनी माँ की बात सुनता अरहम सिर भर गया था। बस अम्मी, क्या किया जा सकता है? हर बंदे की अपनी फितरत होती है। अब वो नहीं पैदा करना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? ये कहता वो चुप हो गया था। सरे सुबह से अज़ान को लिए पूरे लाउंज में चक्कर काट रही थी। ज़ुबैदा बेगम जो कि सोफ़े पर बैठी हुई थी, उसे इस तरह हलकान होता देख बोली, "बेटा आराम से बैठ जाओ, खुद ही चुप कर जाएगा।" सहरे जो कि रोते हुए अज़ान को चुप करा रही थी, ज़ुबैदा बेगम की बात सुनती उन्हें देखते बोली, "अम्मा, मुझे पता है ना ये चुप नहीं करेगा। मार ने इसे ऐसी गंदी आदत डाल दी है कि जब तक इसे उठा के घूमो ना तब तक ये चुप नहीं करता।" उसकी बात सुनती ज़ुबैदा बेगम हँसती थी। "तो बेटा उसे आने दो और उसके हवाले कर देना तुम, वरना तुम्हें तो ये बीमार करके रख देगा। सेहत देखी है तुमने अपनी? वो खुद तो ऑफ़िस चला जाता है और पीछे तुम उसके साथ हलकान होती रहती हो।" अभी वो दोनों ये बातें कर ही रही थीं जब अमार ऑफ़िस से आया तो अज़ान को रोता देख उसकी तरफ बढ़ता, अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ वहीं टेबल पर रखता, रोते हुए अज़ान को सहरिश के हाथों से लेता। जैसे ही उसने अपने कंधे पर लिटाया तो वह इससे खामोश हो गया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में जाकर सुकून की नींद सो जाता है। वैसे ही अज़ान फ़ौरन से चुप हो गया था। उसे देख सहरे ज़ुबैदा बेगम को देखती बोली, "देख लें अम्मा जान, आप किसी अमार के आते ही चुप हो गया है। मेरे साथ तो ऐसे चिढ़ता है ये, जितना चुप करवाऊँ ये चुप ही नहीं होता करता। बस दूध के लिए मेरे पास आता है, वरना इसका बस चले तो अमार के साथ ही चिपका रहे।" उन दोनों की बात सुनता अमार हँस दिया। "आप दोनों तो जलती हैं हम बाप बेटे के प्यार से।" ये कहता वो अज़ान को देखते बोला, जो कि आधी ही आँखें खोले अमार के कंधे पर सर टिकाए हुए था। "क्या हुआ बाबा की जान? तंग तंग करते हैं ये लोग? आप तो बाबा को मिस कर रहे थे, है ना? इसलिए रो रहे थे ना आप?" उससे बातें ऐसे कर रहा था जैसे वो छोटा बच्चा उसकी बातें समझ रहा हो। अब वो 8 महीने का हो चुका था और वो आराम से बातों का मतलब समझने लगा था। रात को सहरिश थक हार कर अभी लेटी ही थी। अमर जो कि अभी लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था, वो सहरिश को इस तरह थका हारा देख लैपटॉप से नजर हटाता दूसरी साइड को देखते हुए बोला, "क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी?" सहरिश जो कि अपने माथे पर हाथ से दबा रही थी, अमार की बात सुनती उसे देखती बोली, "जी ठीक है, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है।" अमार अपनी गोद से लैपटॉप हटाता साइड टेबल पर रखता सहरिश का सिर अपनी गोद में रखता दबाने लगा। "अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलें?" उसकी गोद में लेटी सहरिश उसकी बात सुनती नफ़ी में सर हिला गई। "नहीं, बस मैं ठीक हो जाऊंगी। पता नहीं क्यों सुबह से चक्कर आ रहे हैं और अजीब सी तबीयत हो रही है।" उसकी बात सुनता अमार फिक्र भरे लहजे में बोला, "तो तुम पहले बताती ना मुझे, जैसे मैं ऑफिस से आया था तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता।" "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ठीक हो जाऊंगी।" उसकी बात सुनता वो उसे देखते बोला, "आज की रात बस गुजार लो, सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा।" अभी वो उसका सिर दबा ही रहा था कि अजान उठता दोनों को डिस्टर्ब कर चुका था। उसको रोता देख सहरिश अमार की गोद से अपना सर हटाती उसे उठाने ही लगी थी जब अमार ने उसे रोक दिया। "तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं इसे फीडर बना के देता हूँ।" ये कहता वो फीडर बनाकर अमार को अपनी बाजू पर सुलाता, सहरिश को रेस्ट करने का कहता खुद भी सो गया। अमार सहरिश को लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई उसे सुनते ही अमार का दिल खेल उठा था। लेकिन इसके बरक्स सहरिश कुछ परेशान सी थी। वो डॉक्टर के रूम से निकले तो अमार जिसने अजान को पकड़ा हुआ था वो सहरिश को अफसरदा देख उससे पूछते बोला, "क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारे दूसरे बच्चे का सुनकर?" उसकी बात सुनती सहरिश अफसरदा लहजे में बोली, "आपको खुशी हो रही है? आपको तो मज़ा आता है ना? देखते नहीं हैं आप कितना तंग करता है ये मुझे। अगर दूसरा आ गया तो दोनों क्या हाल करेंगे मेरा? मुझे तो यही सोच-सोच कर परेशानी हो रही है। पागल हो जाऊँगी मैं।" अमार जो कि कोई और रीज़न समझ रहा था, सहरिश की बात सुनता हँस दिया। "क्या यार, इतनी सी छोटी-सी बात पर तुम इतना परेशान हो रही है? मैं हूँ ना, मैं अपनी जान को कुछ नहीं होने दूँगा और मेरे बच्चों की मजाल है जो वो अपने बाप की जान को तंग करें। मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊँगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे।" उसको इस तरह बातें करता देख सहरिश की भी हँसी निकल गई थी। आप भी ना मजाल है जो कभी किसी बात को सीरियस ले लें। अभी वो गाड़ी में बैठे ही थे जब अमार उसे देखता बोला, "कहीं बाहर चलें, लंच करते हैं साथ में।" ये कहता वो गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गया था। अभी वो बैठे खाना ऑर्डर करने ही लगे थे जब साथ में टेबल पर बैठे अरहम और अब्रिश की नज़र जैसे ही सहरिश पर पड़ी तो अरहम उसके साथ छोटे बच्चे को देख हैरान सा हो गया था, जो कि वो फुल अरहम की कॉपी था। वो फ़ौरन से सहरिश की टेबल की तरफ बढ़ता जान को उठाने ही लगा था जब सहरिश ने उसे रोक दिया। "खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे।"
उसकी बात सुनता इरहम अफसरदा सा होता उसे देखते मिन्नत करने लगा। प्लीज़ मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। मेरा बेटा? अब ये तुम्हारा बेटा कहाँ से हो गया? ये सिर्फ मेरा बेटा है और तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। ये कहती वो उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। अमार अजान को उसके हाथ से लेता अरहम को देखते बोला, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। उस दिन तुमने थोड़ा जलील किया था सहरिश को, जो अब फिर से आ गए हो। अरहम सहरिश के सामने हाथ जोड़ता उससे माफ़ी मांगने लगा। सहरिश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी सज़ा मैं आज तक काट कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा बेटा मुझे दे दो। मैं तरस रहा हूँ औलाद के लिए। उसकी बात सुनती वो चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना बेटा दे दूँगी? जिसे तुम अपना खून मानने से इनकार कर रहे थे और आज तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा बेटा है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहती वो वहाँ से जा चुकी थी। अमार उसे जाता देख उसके पीछे लपका था। अरहम वहीं रोता हुआ सर पकड़ कर बैठ गया था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने हीरे को ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। सहरिश और अमार एक दूसरे के साथ इतना खुश थे। आज सहरिश की डिलीवरी थी। डॉक्टर अमार को बेटी की खुशखबरी देती जा चुकी थी। उसके जाने के बाद अमार रूम की तरफ लिपका था। वो सहरिश के साथ लेटे नन्हे वजूद को अपने हाथों में भरता अजान को सहरिश के साथ बिठाता उस बच्ची को प्यार करने लगा। सहरिश उसे इस तरह खुश देख मुस्कुराती बोली, अब खुश हैं आप? अमार जो कि बच्ची को प्यार करने में लगा हुआ था सहरिश की बात सुनता उसे गले से लगा गया। थैंक यू मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सहरिश अमार को इतना खुश देख उसे देखती बोली, अमार कहीं आप अपनी बेटी के आने से अजान को प्यार करना कम तो नहीं कर देंगे? प्लीज़ अजान को कभी बाप की कमी मत महसूस होने दीजिएगा। उसकी बात सुनता अमार उसे टोक गया। सहरिश पागल हो गई हो तुम? आज तो तुमने ये बात की है, आइंदा कभी अपने मुंह से ये बात नहीं निकालना। अजान मेरा बेटा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये कहता वो सहरिश को गले से लगा गया था।